देखिए स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करते हैं एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणकोश का। स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अमृतबीजी पादपों में त्रिक संलयन की जो प्रक्रिया थी उससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है और इसका निर्माण निषेचन के दौरान होता है। लेकिन जो अनावृतबीजी जो पौधे हैं उनमें ये जो प्रक्रिया है ये निषेचन से पूर्व ही संपन्न होती है। लेकिन अब हम आज के इस टॉपिक में जानते हैं कि एक विकास के आधार पर जो भ्रूणकोश होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं और उन तीनों प्रकारों को और भ्रूणकोश के कार्य को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि विकास के आधार पर भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भ्रूणकोश 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला भ्रूणकोश आता है केंद्रकीय भ्रूणकोश, जिसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि इस प्रकार के भ्रूणकोश के परिवर्धन में जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है उसके अंदर स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे वो केंद्रक अनेक केंद्रकों में बट जाता है, अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है। अनेक केंद्रक जो होते हैं वो इस भ्रूणकोश में परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और उनके मध्य में जो भाग बचता है उस भाग में रिक्तिका का निर्माण होता है। लेकिन जैसे जैसे उन केंद्रकों के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण होता है तो ये जो भ्रूणकोश है ये धीरे धीरे कोश के प्रकार का हो जाता है। अब इस भ्रूणकोश की उपस्थिति की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये भ्रूणकोश सबसे अधिक आवृतबीजी पादप कुलों में पाया जाता है। समथिंग हम आपको बताते हैं कि 56% आवृतबीजी पादपों के कुलों में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की उपस्थिति देखी जा सकती है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हम नारियल का पानी, नारियल का जो पानी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण है। लेकिन इस पानी के अंदर या इस द्रव के अंदर अनेक केंद्रक तैरते रहते हैं, अर्थात इस जो केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है इसको हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं और वो नाम है अपना लिक्विड एंडोस्पर्म, अर्थात द्रवीय भ्रूणकोश। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले इस भ्रूणकोश में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये फ्री न्यूक्लियर अर्थात स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है और ये केंद्रक परिधि की ओर विन्यसित हो जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं और मध्य भाग में रिक्तिका का निर्माण होता है। लेकिन उपस्थिति इसकी हमने स्टूडेंट बताई कि आवृतबीजी पादप % कुलों में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा प्रकार कौन सा है। तो दूसरा प्रकार आता है अपना कोशिकीय भ्रूणकोश, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए, इस प्रकार के भ्रूणकोश के परिवर्तन में प्राथमिक जो भ्रूणकोश केंद्रक होता है उसमें फर्स्ट और लास्ट में अर्थात प्रथम और बाद में होने वाले विभाजनों के साथ सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और ये जो अपना कोशिकीय भ्रूणकोश होता है इसके अंदर चूसकांग भी विकसित हो जाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं गेमोपेटेली वर्ग के सदस्य इनमें भी हम जैसे के रूप में पढ़ सकते हैं बर्बेस्कम। और अब स्टूडेंट अपना भ्रूणकोश का तीसरा प्रकार आता है, वो है अपना हेलोवियल भ्रूणकोश। जो भ्रूणकोश इन दोनों भ्रूणकोशों का मध्यवर्ती भ्रूणकोश है। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और कैसे उसमें विभाजन होते हैं, ये स्टूडेंट अभी हम समझ लेते हैं। तीसरा जो प्रकार है स्टूडेंट वो अपना हेलोवियल एंडोस्पर्म। देखिए ये जो भ्रूणकोश है ये अपना न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात तो केंद्रकीय भ्रूणकोश और सेलुलर एंडोस्पर्म अर्थात कोशिकीय भ्रूणकोश, दोनों का मध्यवर्ती भ्रूणकोश है। लेकिन इस प्रकार के भ्रूणकोश के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। इस भित्ति के निर्माण से इसके अंदर एक छोटी और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। देखिए फ्रेंड हम आपको बताते हैं कि जो छोटी कोशिका होती है ये निवाहक छोर की ओर होती है, निवाहक की ओर, और जो बड़ी कोशिका होती है ये अंड द्वार की ओर स्थित होती है। लेकिन छोटी कोशिका के केंद्रक के विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण नहीं होता है। लेकिन ये जो बड़ी कोशिका होती है इसमें केंद्रक विभाजन व भित्ति निर्माण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो ये अपना हेलोवियल एंडोस्पर्म स्टूडेंट, ये हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट में जो भ्रूणकोश हमने पढ़े हैं, एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म, अर्थात केंद्र के भ्रूणकोश और कोश के भ्रूणकोश हैं। दोनों भ्रूणकोशों का ये एक मध्यवर्ती भ्रूणकोश है। लेकिन इस भ्रूणकोश के परिवर्तन में जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के जो फर्स्ट विभाजन होता है उसमें ही भित्ति का निर्माण होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी कोशिका निवाहक की ओर होती है लेकिन इसके केंद्रक विभाजन के साथ भित्ति का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो बड़ी कोशिका होती है उसमें केंद्रक विभाजन और भित्ति निर्माण की जो क्रियाएं वो साथ साथ संपन्न होती हैं। एट लास्ट में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि एक एंडोस्पर्म का कार्य क्या है। भ्रूणकोश का कार्य, तो देखिए भ्रूणकोश का प्रमुख कार्य है कि ये भ्रूण परिवर्धन के समय
इसे पोषण उपलब्ध कराता है, या बीजों के अंकुरण के समय नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। ये हम भ्रूणपोष के कार्य के रूप में पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी टॉपिक है और इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है या किसी भी एक भ्रूणपोष की कोई एक विशेषता पूछी जा सकती है। तो हमने आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोवियल एंडोस्पर्म को बताया है। अब हम इन तीनों एंडोस्पर्मों को एक बार डायग्राम के माध्यम से पुनः समझते हैं।